तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा मौलिक कर्तव्य आप पर लागू होता है जब आप कुछ स्कूल छात्रों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपने नाम को लिखते हुए देखते हैं? आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा होगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर कुछ मौलिक कर्तव्यों को मेंशन किया गया है, इंश्राइन किया गया है, जिसके अंदर देश के नागरिकों को कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं। उन ड्यूटीज में से एक ड्यूटी बताई जाती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या फिर जितनी भी बाकी की सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई बच्चा एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाता है जो कि हुमायूं टॉम्ब को देखने गया है और वो हुमायूं टॉम्ब पर अपना नाम लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने वाली जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं छेड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो डी वाला ऑप्शन था वो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पहले भी मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि इसको हमारे देश के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान ऐड किया गया था। और जो कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, वो कमेटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। तो 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जिसको आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर रखा गया है। ये ड्यूटी यही है कि जो सिटीजन है उनको अपने एक देश के प्रति देशभक्ति की भावना को अंदर रखना चाहिए, और इस प्रकार से किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का या फिर जो भी बाकी की अलग अलग ड्यूटीज हैं उसमें उनके प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर यार हुमायूं के टॉम्ब के बारे में भी जिक्र हुई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली चीज, इसकी लोकेशन कहाँ पर है भाई? दिल्ली में, ये सभी को रटा हुआ होगा। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था? तो 1565 में हुमायूं की जो पहली बीवी थी, कौन थी? बेगा बेगम, इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था। तो मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, और इसी से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली थी कि भाई ताजमहल को बनवाया जाना चाहिए। तो ये रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखनी है। अगला सवाल देखेंगे भाई, निम्नलिखित करों के कार्यान्वयन का क्रम पहचानिए। आपको यहाँ पर 4 टैक्स दिए गए हैं: लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, मॉड वैट और सर्विस टैक्स। इनके इंप्लीमेंटेशन के सीक्वेंस को आपको आपके सामने यहाँ पर अरेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे ना, हर एक टैक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि भूमि राजस्व है, जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं, एक टैक्स है। इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंड की ओनरशिप रखता है तो सरकार उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू इंपोज करती है, टैक्स को इंपोज करती है। और जब हम हमारे देश के इतिहास को देखते हैं, स्पेशली जो अग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी उस समय पर इसको लगाया जाता था मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू के रूप में। इवन जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे तब भी अंग्रेजों के प्रशासन को चलाने में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के रूप में यूज करा गया था इस लैंड रेवेन्यू को। अब इसके कई सारे सिस्टम आप लोगों ने आपकी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। जैसे कि जमींदारी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, ऐसे ही रेतवाड़ी एक सिस्टम हुआ करता था, ऐसे ही एक महलवारी सिस्टम हुआ करता था। तो ये क्या थे? ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। ओके, तो अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कब आया था, लेकिन अगर आप देखते हैं हमारे देश के अंदर तो ये पहले इसको इंपोज करा गया था। तो सबसे पहले आपका इन 4 में यही आएगा सीक्वेंस में, इसके सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन में। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने दिया है आप लोगों को सेल्स टैक्स, बिक्री कर। सरकार लगाती है किसके ऊपर? जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी सेल के ऊपर सरकार के द्वारा लगाया जाता है ये सेल टैक्स। ये जनरली जो सेल प्राइस या फिर विक्री मूल्य होता है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी परसेंटेज के रूप में लगाया जाता है। तो सरकार, यानी कि स्पेशली जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के इंपॉर्टेंट रिवेन्यू के रूप में ये जो आपका सेल टैक्सेस को लगाया जाता था। फिर आपको पता है कि 2017 में जीएसटी आता है और जीएसटी के साथ इसको सब्ज्यूम कर दिया गया था सेल टैक्स को। इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक यहाँ पर आपको दिया गया है मॉड वैट। मॉड वैट का मतलब होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसको भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, कि वो क्या कर सकते हैं ना, अपना क्रेडिट रिक्लेम कर सकते हैं।
जो एक्साइज ड्यूटी उनके, अगर मतलब उनका कोई भी इनपुट उन्होंने यूज किया है किसी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर, तो वहां पर इसको लगा सकते हैं। तो एक सिस्टम था जहां पर जो कास्केडिंग इफेक्ट हुआ करते थे टैक्सेस के, उसके अंदर स्ट्रक्चर को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इसको लाया गया था। तो फिर इसको बाद में जीएसटी के अंदर इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। फिर एक यहाँ पर आपको दिया गया है सर्विस टैक्स, यानी कि सेवा कर। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश के अंदर 1994 में, और ये लगाया जाता था कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज पर जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते थे। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम का ये रूप था। बाद में जीएसटी के अंदर इसको आपका अबॉलिश कर दिया गया। करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले ये लैंड रेवेन्यू रहेगा, तो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू देखो तीसरे वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स है, उसके बाद मॉड वैट है जिसको 1986 मैंने बताया, फिर सर्विस टैक्स है जिसको 1994 में इंट्रोड्यूस करा गया था। तो ये बातें आपको इस सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्सेस के अंदर आंसर करनी थी। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2022 में किस लावणी गायिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मैंने आपसे हमेशा कहा है, मैंने इस यूट्यूब पर आपको जो पद्मा अवार्ड्स थे जो कि आपकी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में या फिर उस समय पर प्रोवाइड करे जाते हैं, कुछ अभी थोड़े टाइम पहले भी प्रोवाइड करे गए थे, मैंने उसको लेकर भी आपके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था चाहे आपका पद्म विभूषण हो, भूषण हो या श्री हो, इन तीनों के अंदर जिन जिन को अवार्ड दिए जा रहे हैं वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अगर वो आर्ट से संबंधित है तो उनका किस कला के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो किसी वाद्य यंत्र को बजाते थे? जिस भी वाद्य यंत्र को बजा देते तो उनका नाम आपको देख लेना है कि इस नाम को देकर कल को मुझसे ये ना पूछ लें कि ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। या फिर अगर वो किसी इंडियन क्लासिकल डांस से संबंधित है तो उससे रिलेटेड आप लोगों से वो सवाल पूछ लेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में, तो इसमें सुलोचना चाहवान का नाम बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने के लिए मिलता है। ये महाराष्ट्र से आती हैं भाई, ठीक है। तो इनका हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक जेनर के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री में वही है कि किसी भी पर्सनालिटी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे आर्ट एंड कल्चर को, डेडिकेशन उन्होंने अपनी लाइफ का दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यार। अगला है, वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट के नमूने से लिपिड निकाले और पाया कि लिपिड मोनोलियर्स आणविक सतह क्षेत्र बनाम पार्श्व दबाव मापने के लिए उपयुक्त होता है। अब आप बोलोगे कि सर जी ये क्या कर रहे हो आप, 1925 में कहां पर ले गए हो हमें? तो यहां पर कुछ नाम आपसे पूछे गए हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आप जो आरबीसी होते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है, उसके लिपिड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, और इसको लेकर इनको अवार्ड वगैरह भी मिले थे। तो ये थे भाई गॉल्टर और ग्रैंडल। तो ये बी ऑप्शन यार इसमें आपका करेक्ट होता। मुझे पता है कि ऐसे सवाल आप लोगों को कठिन लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा सवाल अगर ऐसे ऊपर नीचे आ जाता है तो इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपका किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई व्यक्ति चर्चा में आ जाए, कोई नया इसके ऊपर, इसी जो इन्होंने अभी लिपिड एक्सट्रैक्शन करके आरबीसीज के बारे में बात करी है, इसको लेकर कोई नई चर्चा मार्केट में हो तो फिर इनसे संबंधित बातों को एक बार देख लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के स्पीशीज का इन चार विकल्प में से आपसे नाम पूछा जा रहा है। आप लोगों ने अपने घरों में इस लकड़ी के बने हुए फर्नीचर्स को यूज शायद किया हो। बहुत सारे लोग इसको यूज करते थे क्योंकि इस लकड़ी के बने हुए फर्नीचर में कभी भी दीमक नहीं लगता था, कभी इससे पानी से किसी प्रकार की सीलन नहीं आती थी। ये है टीक, एक लार्ज डेसिडियस ट्री, यानी कि पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल के रूप में नजर आता है, जिसको हमारे देश के, मतलब इस पूरे विश्व के साउथ या फिर साउथ ईस्ट कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं। तो इनकी हाई क्वालिटी होती है इस लकड़ी की, काफी ड्यूरेबल ये होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का। तो याद रखेंगे, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको लेकर ना एक और सवाल पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? मॉनसून फॉरेस्ट, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये उन वाले क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वेट और ड्राई सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो इनकी पत्तियां होती है ना, वो ड्राई सीजन के दौरान अपने आप को शेड कर देती हैं, झाड़ देती हैं, सो दैट के पानी की जो जरूरत है पेड़ को वो बनी रहे। ठीक है,
तो इसमें एक मैंने आपको टीका बता दिया। और अगर मान लो कल को आपसे पूछ लिया जाए, एक साल का पेड़ होता है, साल ट्री, सैंडलवुड याद रख सकता है, ये भी आपका इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल है। और बैम्बू को भी याद रखिएगा, बांस। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बताए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी इन्होंने नाम दिए हैं, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता है ना, वरना फिर बहुत ज्यादा लंबा ये डिस्कशन हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने ये इबोनी का नाम यहाँ पर दिया है, तो ये इबोनी ट्री मतलब डार्क लकड़ियों को प्रोड्यूस करता है। इनकी हार्डनेस और इनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार होती है। खैर, इन पर बाकियों पर ऑप्शंस पर कभी और चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से फरवरी 2023 में झारखंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? यार देखो, किसी भी राज्य के राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, उनको लेकर सवाल आपके बनता है। तो यहाँ पर आपको सीपी राधाकृष्णन का नाम नजर आ रहा होगा। इनको इस समय पर भारतीय जनता पार्टी से ये रहे हैं, एक पॉलिटिकल मेंबर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। बाकी देखते रहना है कोई कौन से राज्य के अंदर कौन से गवर्नर है, वो हमें आइडिया होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अम्लीय है, यानी कि मोस्ट एसिडिक बताना है भाई आपको इन चार के अंदर। अब देखो, आपको यहां पर चारों के चारों एसिड ही दिए हैं। अब किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी अगर आपको हमें चेक करनी है, तो उसके अंदर हमें ना कई सारे सीक्वेंस देखने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन चार में एक आपको दिया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये HCOOH होता है। ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसको इन चारों विकल्प में आप सबसे ज्यादा अम्लीय यानी कि एसिडिक के रूप में देखते हैं। हाईएस्ट एसिडिटी होती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, वो आपको प्रेजेंस नजर आता है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट बेस के साथ डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इस पर उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड इन चार में आपका क्या था, सबसे ज्यादा एसिडिक था। अच्छा, इसमें और भी आपको ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ये C2H5COOH, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, आपका C2H5COOH को। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिया गया है CH3COOH, सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको हम एसिटिक एसिड कह देते हैं भाई। और फिर उसके बाद है ये आपका C3H7COOH, इसको बोला जाता है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, तो इनके केमिकल नेम एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें याद रखेंगे। बाकी ये जो मैंने फॉर्मिक एसिड की बात करी थी, इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टैंड अप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब कभी भी मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो हाल फिलहाल में वीक में या दिनों में कोई भी अगर इनिशिएटिव स्कीम अगर चर्चा में रहती है, तो मैं उसकी दोबारा से आप लोगों के साथ इनिशिएटिव पर चर्चा करता हूँ। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव था, इसको लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, कि भाई जो SC ST कम्युनिटी से महिलाएं आती हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करा जा सके। इसमें मतलब लोन देने की बात होती है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करने की इनके द्वारा बात करी जाती है। तो ये बैंक लोन्स फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करने का एक बैंक लोन इनिशिएटिव था। इसको लेकर याद रखेंगे। इसको आपसे पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च करा गया था, तो 5 अप्रैल 2016 को इसके हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे इसको लॉन्च कब करा गया था, ये भी याद रखना है हमें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद की सीटों के आवंटन चौथी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे? यानी इन्होंने आर्टिकल पूछ लिया है। आर्टिकल के अंदर जो प्रोविजन लिखा गया है, वो इन्होंने बोल दिया है कि किसके अंदर लिखा गया है कि जो एलोकेशन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स का, वो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, और उनको जो फोर्थ शेड्यूल है उनके बिहाफ पर लाया जाएगा। तो आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर जो कॉम्पोजिशन है, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर पढ़ाई जाती है ना, और वहीं पर ये बातें आपको बताई जाती हैं कि इसमें जो राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स को लाकर बनाई जाएगी आपकी राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं कि किस प्रकार से लाई जाएगी, वो कौन सी अनुसूची में है, वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन है। तो ये चीज आप लोग अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और भी आर्टिकल
यूज हो रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 81 को लेकर आपसे पहले भी डिस्कशन मैंने किया है। ये किससे डिस्कशन करता है? ये लोक सभा के कॉम्पोजिशन पर बात करता है, आर्टिकल नंबर 81। तो ये याद रखेंगे हम। आर्टिकल नंबर 82, एनीवन, इसके अंदर बात होती है जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हर सेंसस के बाद उसमें जो रीएडजस्टमेंट होना है, रीएडजस्टमेंट किसके अंदर? सीट्स के अंदर। किस किस की सीट्स? लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो हर सेंसस के बाद किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के अंदर सीटों के रीएडजस्टमेंट को लेकर बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 82। एक आर्टिकल रह गया यार, कौन सा? आर्टिकल नंबर 83। एनीवन? पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनकी ड्यूरेशन को लेकर स्पेसिफिकेशन देता है आपको आर्टिकल नंबर 83, कि भाई जो लोकसभा है वो 5 साल तक रहेगी, जब तक उसको अगर बीच में कोई डिसॉल्व ना कर दे। और जबकि जो राज्यसभा है उसका कितना होता है? वो एक परमानेंट बॉडी होती है, जिसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो क्या होता है? हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहता है। इस पर बात हुई है, तो ये भी आपका आपका आता है आर्टिकल नंबर 83 में। फोर्थ शेड्यूल को लेकर ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि भाई जो राज्यसभा है उसके अंदर एलोकेशन जो होंगी सीट्स की, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, वो किस प्रकार से होंगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? कौन? अन्नपूर्णा देवी जी एक इंडियन सुरबहार के नाम से इनको जाना जाता है। और एक घराना, इनका घराना भी अगर आपको याद रख पाए आप, मैहार घराना से ही आती हैं। ठीक है, घराना क्या होता है इस पर पहले मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं। तो ये सुरबहार, जिसको आप पैस सितार के रूप में भी देखते हैं, बस सितार, तो उसको कहा जाता है सुरबहार, इससे आपकी संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे जो बड़े बड़े मतलब लोग रहे हैं जिनका इस प्रकार से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इनका योगदान रहा है, उनको लेकर हमसे अगर कल कोई कुछ चीज पूछ लें तो आप लोगों को याद रख लेंगे। सितार के एक बहुत बड़े वादक का मैंने आप लोगों के साथ पहले कभी डिस्कशन किया होगा, रविशंकर का, रविशंकर जी का। तो रविशंकर जी की ये स्पाउस है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। विश्व बहार को लेकर हो सकता है आप मुझसे पूछ लें, तो इसको बास सितार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फोटो देख लेना, नॉर्थ इंडिया के अंदर क्लासिकल म्यूजिक के रूप में इसको काफी यूज किया जाता है। अगला सवाल है, 1976 में भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? 1976 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट को होस्ट किया गया था इंडिया में, इन 4 विकल्प में से कहां पर? पहली चीज तो ये आप लोगों को याद रहेगा कि आयोजन कब करा गया था? 1976 के अंदर कराया गया था, और इसको बेंगलुरु में आयोजित कराया गया था। इसमें बी ऑप्शन आपका कई टाइम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु की जब बात होती है तो क्रिकेटिंग कल्चर बहुत ज्यादा है वहां पर, कई सारे हिस्टोरिक इवेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म बेंगलुरु प्रोवाइड करता है। तो ये वाली बातें आप लोगों को याद रखनी है, इसको लेकर अगर ये लोकेशन पूछ लें। अब यहाँ पर वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात हुई है, उसको लेकर हो सकता है कल को आप लोगों से पूछ लें। हो सकता है कल ये आपसे पूछ लें कि बताइए जो पहला वुमेन्स टेस्ट मैच था वो किस किस के बीच में खेला गया था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था क्या फर्स्ट वुमेन्स टेस्ट मैच? और ये पूछे कब खेला गया था, तो 1934, और याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? आत्मीय सभा को फाउंड करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, उसकी डेट भी याद रखिएगा, 1814। बहुत ही कॉमन सा नाम है। 19th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़े एजुकेशनल रिफॉर्मर, एक बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनका नाम हम सब जानते हैं, और इनके द्वारा आत्मीय सभा का जो फाउंडेशन रखा गया वो रखा गया 1814 में। हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी की। और बाद में ये जो आत्मीय सभा था वो क्या बन गया था? ब्राह्मो समाज बन गया था। ये सारी बातें आपको याद रखिएगा। तो इसमें रिलीजियस रिफॉर्म्स को लाने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए जैसे आपके कई सारे काम हुआ करते थे। राजा राम मोहन रॉय जी की यहाँ पर बात हुई है, तो इनको लेकर इनके जो एफर्ट्स थे इंडियन सोसाइटी को आधुनिकृत करने के, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी वजह से इनको एक टाइटल दिया जाता है। वो क्या है? वो है
फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो तो देख लेना आप, ठीक है। रेनी, उसके बाद आपका दो एस के साथ आ जाएगा ANC, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। आगे बढ़े, और तो इसमें कुछ वो नहीं है। राजा राम मोहन रॉय जी को लेकर कुछ और ऐसे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था, बाल विवाह का इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीजें हुआ करती थी उसका विरोध किया था। महिलाओं की शिक्षा को लेकर राजा राम मोहन रॉय जी ने अपनी आवाजें उठाई थी। ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इनके नाम पर आधारित है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे राजा राम मोहन रॉय जी के नाम पर याद आ रही है, वो है एक बड़े कॉलेज को स्थापित करने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जिसको स्थापित कराया गया था 1817 में, कहां पर? कलकत्ता में। तो उसमें राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत बड़ा योगदान था। बाद में हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया था। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके नाम पर, वो सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आएंगे। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हम किसकी बात कर रहे हैं? मटकी डांस। ये एक फेमस फोक डांस है। बताइए कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यार इसका संबंध आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मालवा रीजन की जो महिलाएं होती हैं वो इसको आमतौर पर परफॉर्म करती हैं। और जो मटकी होती हैं उसको बैलेंस करके चलते हैं अपने सर के ऊपर। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। ये वाली बात हमें याद रखनी है। बाकी यहाँ पर और भी राज्य आपको दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के कुछ फोक डांसेस आपको याद आ रहे हैं, जैसे कि लावनी या फिर लवानी। ये एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है, पॉपुलर फोक डांस है महाराष्ट्र का। यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक की बीट्स पर इसको परफॉर्म करता है। तो ये एक आप महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखिएगा। गुजरात से संबंधित कोई फोक डांस आपको याद हो रहा है? गरबा, सभी ने सुना होगा। डांडिया रास, डांडिया और गरबा, ये सभी को रटा हुआ। पंजाब में कई सारे आपको डांस फॉर्म नजर आते हैं, भांगड़ा, गिद्दा। अलग अलग राज्यों में कई सारे डांस हैं, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करते रहते हैं। दूसरी गोलमेज बैठक में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे? दूसरी गोलमेज बैठक की बात हो रही है। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? ये आपसे लोगों से पूछा गया है। ऑब्वियस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कब आयोजित हुई थी, कहां पर आयोजित हुई थी? बहुत बार चर्चा करी है। लंदन में इसका आयोजन कराया गया था। ये 7 सितंबर से शुरू हुई थी और इसके बाद दिसंबर 1931 के बीच में कई सारी मीटिंग इसके अंदर हुई थी। तो इंडियन नेशनल पार्ट जो कांग्रेस थी वो इस समय पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे देश के अंदर, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम कर रही थी। और गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था सो दैट के जो किसानों की मांगे हैं, हमारे भारत के देश के लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको इनके सामने रख सके, अंग्रेजों के सामने लेकर जा सके। पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी लंदन में हुई थी। पहली वाली कब हुई थी भाई? ये भी सितंबर से दिसंबर में हुई थी, लेकिन ये 1930 में हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी इनके ऊपर चर्चाएं आगे आने वाले हम सवालों में करेंगे और आगे आने वाली चर्चाओं में करेंगे। भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से किया जाता है? जो मेजॉरिटी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो बताइए कौन से रूट से होता है? इन चार विकल्प में से आपको बताना है। रेलवे से, सी एंड रेलवे से, रेलवे एंड एयर से, या फिर सी एंड एयर से। तो देखो यार, ये डेटा वगैरह आपके आते रहता है, जो हमारी कॉमर्स और वाणिज्य मंत्रालय है उनके द्वारा डेटा ऐसे लाती जाता है। तो इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड प्रीडोमेंटली जो कैरी आउट कराई जाती है वो सी और एयर से कैरी आउट कराई जाती है। बहुत सारे जो वॉल्यूम में की गुड्स वगैरह जाते हैं उनको ग्लोबली कलेक्ट करने के लिए समुद्री और हवाई यात्राओं का यूज करा जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल को हम बेचते हैं, कोल, आयरन ओर को, ये सब चीजें हमारे देश से जाती हैं। तो याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नॉट अ ग्रीन हाउस गैस को लेकर ही आपसे पूछ रहे हैं। भाई नॉट अ ग्रीन हाउस गैस पर आने से पहले आप लोगों के सामने ये है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। तो ये वो गैस होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं, हीट को रोकती हैं। और ये जो सनलाइट है उसको अलाउ करती है एंटर के मतलब एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए। लेकिन जब अर्थ का सरफेस इस एनर्जी को एमिट करता है तो उसको फिर वो बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेनेट है वो क्या होता है, वो गर्म होता है।
तो यहां पर इन्होंने पूछा था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहां पर एक आपको दिया गया नाइट्रिक ऑक्साइड, एनओ। इसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ही नहीं हमारे अर्थ के टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट के ऊपर। कॉमनली जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, मिथेन, CH4 की चर्चा होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2, इनकी चर्चा होती है, जिनका ज्यादा पोटेंशियल होता है हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। तमिलनाडु सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई तमिलनाडु पदुमई पैन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? अब राज्यों की सरकारों के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम के उद्देश्य और क्या बेनिफिट वो दे रहे हैं, आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है। तो ये तमिलनाडु की एक पदुमई पैन स्कीम्स थी, जिसके अंदर 1,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट्स को देने की बात हुई। इस पर इससे ज्यादा कोई चर्चा कर ही नहीं पाऊंगा। यही कहूंगा कि करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट सरकार के, राज्य सरकारों के इनिशिएटिव, स्कीम्स या फिर कुछ भी चीज वो लेकर आते हैं, उसको देखकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे उनके ऊपर। PPLO का आकार क्या है, यानी कि ये जो प्लेलारो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है, इसके साइज के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि सर जी बताओ, इन्होंने साइज पूछ लिया। आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि स्मॉलेस्ट, क्या फ्री लिविंग जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा है, तो उसमें आप इस PPLO का ही नाम देते हैं। और इसका जो साइज है वो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेंगे, डायमीटर में इसको कंसिडर करा जाता है। ठीक है, तो जितने भी श्वसन रिलेटेड डिजीज वगैरह होते हैं ना, उसको लेकर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे साइज वगैरह आपका पूछ ले जाते हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज चर्चा में होती है जो कि इस ऑर्गेनिजम्स का कोई जिक्र आ रहा हो, तो हमें देख लेना होता है इनसे संबंधित ऐसे स्टैटिक बातों को। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म और मान्यताएं जनसंख्या का कितना हिस्सा है? यानी कि अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस कितना है पॉपुलेशन का, सेंसस ऑफ 2011 के अनुसार। पहली चीज आप लोगों को जो इन्होंने दिया है, क्या अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस, इसको लेकर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रिलीजन डेटा सेंसस के अंदर हर बार दिया जाता है। जैसे जो मेजर रिलीजन्स ये सेंसस के अंदर बताते हैं, उसमें हिंदुइज्म आ जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदुइज्म आ जाता है, इस्लाम आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आ जाती है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये मेजर रिलीजन है। और उसके बाद इनके अलावा जो अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस हैं, उनको आपका अलग कैटेगरी में रखकर बताया जाता है कि वो कितने हैं। तो इस 2011 के अनुसार इन्होंने पूछा है कि ये कितने था, तो ये था 7.9 मिलियन। यानी कि इन मेजर धर्मों को छोड़कर, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को छोड़कर जो बाकी के हैं, वो आपके 7.9 मिलियन पीपल है। तो ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं यार कभी कभी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ खाद और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दी जाने वाली अधिकतम प्रीमियम दर क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंदर क्रॉप यानी कि कृषि को इंश्योरेंस दिया जाता है। सरकार, भारत की सरकार ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर जो मैक्सिमम पेबल अमाउंट है फार्मर्स के द्वारा, वो है 2%। सारी की सारी जो खरीफ फूड्स होते हैं या फिर जैसे ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात होती है, उनको लेकर। तो इस योजना का उद्देश्य यही था कि इंश्योरेंस जो कवरेज है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट है किसानों को, वो प्रोवाइड कराया जाए। मान लो कि कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कीड़े लग गए, कुछ डिजीज आ गए, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो उसको लेकर है ये। तो इसमें फार्मर्स की जो इनकम है उसको अच्छे से स्टेबलाइज करना, उसको इंश्योर करना, ताकि किसान अपनी खेती करते रहें, उसको लेकर ये योजना लाई गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, मौखरी वंश ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के किस नगर पर शासन किया, जो समय के साथ पाटलिपुत्र के स्थान पर उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया? मैं मौखरीज की बात कर रहा हूं। वो कौन सी जगह है जिस पर इन्होंने रूल किया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसने ओवर अ टाइम पाटलिपुत्र को रिप्लेस करके नॉर्थन इंडिया के अंदर एक बड़े पॉलिटिकल सेंटर के रूप में अपने आप को उभारा? तो ये है भाई कन्नौज, जिसके ऊपर मौखरीज, जिस पर मैंने मौखरीज के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा भी करी थी। कौन सी थी ये मौखरी डायनेस्टी? ये नॉर्थन इंडिया के कई सारे भागों को रूल करती है। अर्ली मेडिवल पीरियड में ये आपको देखने के लिए मिलती है। 6th और 7th सेंचुरी AD के बीच में ये आपको नजर आते हैं। इनिशियली ये गुप्ता एम्पायर के एक प्रकार से
साथ में पैरेलली उनको सर्व करता है, लेकिन बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर का आप लोगों के से मैं नाम पूछना चाहूंगा, इसी मोकरी डायनेस्टी का। बताएगा कोई? इसका नाम था ईशाना वर्मन। ये नाम याद रखिएगा। तो इसने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। तो ये मौखरीज के द्वारा कन्नौज के ऊपर रूल करा गया था। गुप्ताओं के पहले वसल्स हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अगला है 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्मेली द्वारा कार्बन का कौन सा अपरूप खोजा गया था? एलोट्रोप ऑफ कार्बन को डिस्कवर करा गया था इन सारों के द्वारा 1985 में। उसके बारे में आपको बताना है। मैं देखो, जब हम एलोट्रोप्स या फिर अपरूपों की बात करते हैं या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करते हैं, उस समय पर उन लोगों की इन डिस्कवरीज को लेकर उनको पुरस्कार दिए जाता है। ठीक है, तो ये है भाई, यहां पर आपको दिया हुआ फुलरीन। ये C60 एलोट्रोप है कार्बन का, ये आप लोगों को याद रखना है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? इसको बकी बॉल्स के नाम से जाना जाता है। बकी बॉल्स के नाम से भी इनको बुलाया जाता है, अगर ये भी चीज आप याद रख पाए। थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के अगर इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके की चीज आपसे पूछने की कोशिश करी तो हम तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है आपको, ग्रेफीन। ये सिंगल लेयर है कार्बन एटम की, जिसको 2 डायमेंशनल हनी कॉम्ब लैटिस के अंदर अरेंज करा जाता है। इसकी इलेक्ट्रिकल, थर्मल और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा जाना जाता है ग्रेफीन को। ठीक है, कई सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज करा जाता है, या फिर एनर्जी को स्टोर करने में, एनर्जी स्टोरेज में भी इस ग्रेफीन को यूज करा जाता है। बाकियों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सब लोग आंख बंद करके धर्मपाल का नाम यहां पर चूज कर लेंगे। पाला डायनेस्टी का एंशियंट इंडिया के अंदर सबसे प्रोमिनेंट रूलर में इसका नाम आता है, जो कि 8th सेंचुरी एडी में लगभग रूल करता हुआ नजर आता है, और एजुकेशन और बुद्धिज्म के अंदर इसने अपने मेजर कंट्रीब्यूशन दिए। और इसके संरक्षण में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया, सो दैट के जो बुद्धिस्ट लर्निंग है और उनकी स्कॉलरशिप है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये पाला डायनेस्टी को लेकर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इन चार में से किस जगह पर मनाया जाता है? देखो, फेमस त्योहार है, इसको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मिर्जापुर वेब सीरीज तो आपने देख रखी होगी। तो एक कजरी फोक सॉन्ग है, उसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। अगर कल कोई पूछ ले किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसमें जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके के काम होता है। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास का अंतिम सवाल कवर करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया कब? ये सब बातें आपको पता है। रिनेम कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया था 6 अगस्त 2021 को। भारत सरकार के द्वारा लिया गया था, जो हमारे हॉकी के लेजेंड मेजर ध्यानचंद थे उनको ऑनर करने के लिए। और जब हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो हमारे फील्ड हॉकी प्लेयर्स में इनको ग्रेटेस्ट रूप में कंसीडर करा जाता है। ठीक है, ओलंपिक्स के अंदर कई सारे गोल्ड मेडल इनके द्वारा जनवाए गए थे। तो ये 6 अगस्त 2021 को रिनेम करा गया था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अगर राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो रही है, इसको लेकर अगर आपसे पूछ ले तो इसको कब गठित करा गया था? ये 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को गठित किया गया था। राजीव गांधी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो इसको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इस अवार्ड को